आज का टॉपिक है G7। अभी ये हाल ही में इसका समिट हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इंटरनेशनल अफेयर के लिए भी है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो G7 क्या होता है? G7 ग्रुप ऑफ 7 है, जो कि वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब डेवलप्ड नेशन हैं, जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और जहाँ पे डेमोक्रेसी है, उस तरह के कंट्रीज़ का समूह है, 7 कंट्रीज़ का। तो उसमें कौन से 7 कंट्रीज़ आते हैं? G7 में कौन से 7 कंट्रीज़ आते हैं? USA आता है, US आता है, UK आता है, कनाडा आता है, जापान, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। तो 7 कंट्रीज़ ये हैं G7 में। और ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1970s में एक ऑयल क्राइसिस का जब दौर चल रहा था, उसी समय इस बारे में चर्चा, जो डेवलप्ड नेशन थे उनमें चर्चा हुई इस तरह की, और 1975 में इसको बनाया गया। 1975 में जब इनिशियली बना तो ये क्या था? G6 था, ठीक। उसमें कनाडा इंक्लूड नहीं था। फिर 1976 में क्या हुआ? कनाडा को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तब से G7 है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। G7 कंट्रीज़ किसके बाद? यूके, हाँ, या अभी हमने जो बात किया, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड USA। सारे जो G7 कंट्रीज़ हैं, ये G20 एक ग्रुप ऑफ 20 है, जो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ये सारे G7 मेंबर्स इस G20 के भी मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया भी G20 का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? G7 डज नॉट हैव, हाँ, G7 में कोई भी एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई इस तरह का कोई एक, जैसे कि बाकी कोई भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या समिट्स होते हैं, उनका कोई हेडक्वार्टर होता है। लेकिन इसमें ना हेडक्वार्टर है, ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना है, क्योंकि ये पूछ देता है ये एग्ज़ाम में। डिसीज़न टेकन, हाँ, डिसीज़न जो ग्रुप 7 में लिया जाता है, वो किसी भी जो पार्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उन पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग नहीं है किसी में। इसके बाद इसका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, एक दो क्या है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो जब इस्टेब्लिश हुआ उस समय क्या था? G6 था। 1976 में कनाडा भी जुड़ गया। उसके बाद क्या हो गया? G7 हुआ। फिर 1998 में रशिया भी इसमें आ गया। उसके बाद जो है क्या हो गया? ये G8 हो गया। रशिया के जुड़ने के बाद क्या हो गया? ये G8 हो गया। 1992 में रशिया का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद जो है, जो जितनी एनिमिटी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ को रशिया को लेकर के, उसमें थोड़ी कमी आई थी। उसके बाद इसी वजह से रशिया को उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। फिर अभी 2014 में क्या हुआ? आपको ध्यान होगा कि रशिया ने क्रीमिया, जो यूक्रेन का वो हिस्सा जो कि रशिया से लगा हुआ था, उसको एनेक्स कर लिया, मतलब उसको कब्जा कर लिया, अपने में मिला लिया रशिया में। तो उसके बाद जो है G7 कंट्रीज़ ने रशिया को उस बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद दोबारा क्या हो गया? G7 कंट्रीज़ हो गए। तो आज इसलिए फिर से क्या है? G7। तो ये है इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो सिग्निफिकेंस इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का GDP का 30% से ज़्यादा सिर्फ इन 7 कंट्रीज से आता है, मोर देन 30%, ठीक है। तो GDP का इतना आता है सिर्फ इन कंट्रीज से। अगर वेल्थ वाइज देखेंगे तो उसके हिसाब से 50% करीब दुनिया का किसके पास है? इन्हीं लोगों के पास है, इन्हीं G7 के पास। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है ये लगभग, ये सारी, जर्मनी को, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इस वजह से। बाकी ग्लोबली ये 10% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, 10% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल कार्बन एमिशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 21%। तो कार्बन एमिशन अब देखेंगे एक अलग फैक्टर की तरह यूज़ किया जाने लगा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या GDP या मार्केट साइज़ को बात करते समय अब कार्बन एमिशन की भी बात होती है, ठीक है। तो 21% कंट्रीब्यूट होता है, करते हैं कार्बन एमिशन। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कंट्रीज़ 21%
कार्बन एमिशन कर रही है काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन का 21% मतलब एक ह्यूज अमाउंट हुआ ये भी। इसमें अगर ये किसी भी तरह की जो एनर्जी को लेकर के पॉलिसी बनाते हैं या कोई एनवायरनमेंट क्लीन एनर्जी को लेकर के पॉलिसी बनाते हैं तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है पूरे एनवायरनमेंट पे। इसलिए कार्बन एमिशन 21%, ये बातें भी इसमें मतलब सिग्निफिकेंट हैं। तो ये है। बाकी ग्रुप ऑफ 8 पहले था, हाँ G8 उसके बाद रशिया बाहर हो गया। 48 G7 हुआ जर्मनी में। इस बार जर्मनी ने होस्ट किया था, ठीक है ना, इस बार जर्मनी ने होस्ट किया था। 48वां था 48। और इसमें कौन कौन अब पार्टिसिपेट करता है वो हम देखते हैं। जैसे होता क्या है, G7 ही नहीं बाकी और भी कोई इस तरह के जो समिट्स होते हैं उसमें जो भी होस्ट करता है उसको कुछ अथॉरिटी कुछ मिला रहता है कि वो जिस भी कंट्री को चाहे एज ए ऑब्जर्वर या एज ए पार्टिसिपेंट बुला सके। तो उसी तरह जर्मनी ने भारत को इनवाइट किया था। तो जर्मनी ने सिर्फ भारत को नहीं इनवाइट किया था, भारत सहित 4 और लोगों को, मतलब 5 लोगों को उसने 5 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इंडिया के अलावा अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है। सेनेगल है आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मतलब वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में आता है सेनेगल, ठीक है ना। तो ये कंट्रीज़ को एज ए पार्टनर बुलाया गया था। भारत को लगातार 2019 के बाद से लगातार चौथी बार बुलाया गया था, क्योंकि भारत का एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी इस समय बढ़ रहा है और दूसरा एक ह्यूज मार्केट है इंडिया, तीसरा एक पॉपुलेशन साइज ह्यूज है, रीजन वाइज भी बड़ा है। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत को लगातार चौथी बार बुलाया गया है। हाँ, इसके अलावा ये तो हो गया कि हर साल जिसको चाहे कंट्रीज़ बुला सकती हैं। उसके अलावा जो है कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके रिप्रेजेंटेटिव हर साल आते हैं, इसमें को अटेंड करते हैं। कौन कौन? यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फिर वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, IMF के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव हर साल ये G7 अटेंड करते हैं। तो इसके अलावा ये सारे क्या है? यूनाइटेड नेशन, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सभी और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी ये अटेंड करते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन ऐसे इतने लोगों का होता है। अब इसमें क्या एजेंडा रहा 2022 में, जो ये 48वां G7 हो, उसमें क्या एजेंडा हुआ था? तो एजेंडा देखिए, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से, बस एक बार आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ याद मेमोराइज जैसी नहीं करनी है, लेकिन आप बस ध्यान रहना चाहिए। ग्लोबल इकॉनमी, सस्टेनेबिलिटी, मल्टीलैटरलिज्म और फूड सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के मेन एजेंडा ये रहा। ये अब फूड सिक्योरिटी की भी बात इसलिए जरूर हुई होगी, इसमें इंक्लूड किया गया होगा क्योंकि अभी आपने देखा था कि ग्लोबल वीट क्राइसिस की बात होने लगी थी, फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की बात शुरू हो जाती, मतलब फूड सिक्योरिटी पे तुरंत क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जहाँ भी एनवायरनमेंट को लेकर के किसी भी तरह का इशू आएगा, फूड सिक्योरिटी सबसे पहली चीज़ होगी जो इम्पैक्ट होगी। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को लेकर के भी इसमें बात किया गया होगा, क्योंकि अभी हमने बात किया कि मोर देन 20% ये कार्बन एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंक्लूड किए गए होंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ठीक। उसके बाद इसमें एक चीज़ें बहुत जो इम्पोर्टेंट निकल के आई वो हम बात करते हैं, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए G7 ने अनाउंस किया कितना, $600 बिलियन अनाउंस किया 2027 तक इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ से? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अभी हम देखते हैं ये है क्या। अभी तो इसमें क्या हुआ आपको ध्यान होगा, PGI के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए हम एक और चीज़ जानते हैं। 2013 में चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव, आपको याद होगा, बेल्ट रोड BRI शुरू किया था चाइना ने। तो ये क्या है BRI? BRI क्या था कि जो मतलब
चाइना पहले, जैसे पहले आपने सुना होगा कि सिल्क रूट हुआ करता था, चाइना को यूरोप से जोड़ता था इनिशियली, बहुत पहले। तो उस तरह का चाइना चाह रहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो उस ग्राउंड पे, उस दूरदर्शिता पे उसने BRI प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, भारत को भी इनवाइट किया, भारत मना कर दिया, उससे दूर रहा। तो अब इसी का कहा जा रहा है कि ये काउंटर है PGII। अब ये G7 कंट्रीज़ क्या इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए, मतलब उन लोगों के लिए है। और वो ये सारे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल, मतलब बेसिक देखेंगे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 70-80% क्या होगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होगा बेसिकली ये। तो ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है, दूसरा ये इसको एज ए राइवल देखा जा रहा है जो BRI इनिशिएटिव था चाइना का उसका। उसके बाद क्या है कि भारत के लिए इसमें क्या था, भारत गया था कि इसमें भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बात किया था, 2019 से भारत लगातार चौथी बार इनवाइट किया गया है और इसने गया है क्योंकि इसका काफ़ी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भारत का बढ़ रहा है। ये सारे आधार होंगे उन भारत को बुलाने का। तो मोदी जी ने वहाँ पे एक दो बातें कहीं जिसमें लाइफ कैंपेन का जिक्र किया। लाइफ कैंपेन मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल सबको अपनाया जाएगा, इस तरह की कैंपेन वहाँ पे की घोषणा की। भारत में भी इसके पहले वो अपने और इसके प्रीवियस स्पीचेस में भी इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई। उसके बाद जो है डेवलपमेंट इन इंडिया, अब भारत ने जो यहाँ पे इंडिया में कुछ इस तरह के जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स लिए हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उस चीज़ों का वहाँ पे काफ़ी जिक्र हुआ किए यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो उनमें से क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हमने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में एग्जीक्यूट किया कर चुके हैं हम लोग, मतलब जो हमारा टारगेट था उससे 5 महीने पहले ही हमने ये अचीव कर लिया 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो इसमें होता क्या है कि अपने आप ही कार्बन एमिशन में कमी होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा वो जो फॉरेक्स हमारा बचेगा और इस तरह की चीज़ें इसमें मतलब फ़ायदा इसका मिलता है 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग। उसके बाद भारत ने अब जो ये भी कहा कि जो इंडिया के पास तो एक बहुत बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से भारत का भी एक है। तो उसने 2030 तक ये प्रॉमिस किया है कि हम 2030 तक इसको जीरो नेट कार्बन एमिशन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है। तो उसको भी भारत ने दोबारा वहाँ पे दोहराया, दोबारा वहाँ पे भारत ने रिटरेट किया। उसके बाद हमने दुनिया का सबसे पहला जो सोलर पावर एयरपोर्ट है वो शुरू कर दिया, ठीक, कम्प्लीटली फर्स्ट फुली ऑपरेटेड बाय सोलर पावर, वो शुरू किया। उसके बाद जो है 20% जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसकी 20% हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ले रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रो पावर एक्सक्लूड करने के बाद है 20%, ठीक है। तो इस तरह भारत ने कुछ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप लिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को अपने वहाँ पे एक्सपोज किया, बताया और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इनवाइट भी किया कि हमारे यहाँ भारत में आए। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लीन और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के। तो इस बारे में बात हुई वहाँ पे इंडिया की तरफ से। अब पूरी दुनिया की नज़र थी इस चीज़ पे कि भाई G7 मीटिंग हो रहा है तो उसमें रशिया को लेकर के क्या स्टेटमेंट आता है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि लोग ये भी सोच रहे थे कि भारत क्या स्टेटमेंट देगा, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट भारत पूरी कोशिश हुई कि कुछ स्टेटमेंट कोई भी निकल के आ जाए। हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया, डिप्लोमेटिक ढंग से ही कहा। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या वहाँ से निकल करके आया। तो एक चीज़ जो सभी को पहले से लग रही थी वही वाली चीज़ हुई कि भाई जो फ्यूल को लेकर के, ऑयल क्राइसिस को लेकर के जो प्रॉब्लम है, उसी आधार पे क्या किया गया, रशिया पे बैन किया गया, एक बैन लगाया गया। मतलब एक उस जो फ्यूल प्राइस
को ले करके एक कैप लगा दिया गया कि आप इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, ये रशिया पे फोर्स किया गया, ठीक है ना। ये बेसिक हुआ और इससे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद इंडिया की बात है कि भाई इंडिया ने क्या कहा, तो इंडिया इस मामले में डिप्लोमेटिकली ही डील किया। उसने सिर्फ यही कहा कि पाथ ऑफ डायलॉग और डिप्लोमेसी से हमें इस मुद्दे का सलूशन पहुंचना चाहिए। इस मुद्दे का जो भी सलूशन है वो डिप्लोमेसी से ही होगा हल। बाकी इससे ज़्यादा भारत ने कुछ इस तरह का जो अगेंस्ट रशिया के कोई स्टेटमेंट, जो मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स कर रहा है कि कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे, वैसा कुछ नहीं इंडिया ने दिया। अब इन दोनों के साथ जो इस पे फ्यूल एक्सपोर्ट पे उसको बैन लगा है रशिया पे, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हुई जिसमें भारत इस चीज़ में भारत और चाइना को एक ऑप्शन दे दिया। इन लोगों पे एक छूट रखी गई कि क्या रखा गया, इंडिया चाइना हैव इंक्रीज देयर परचेज एट स्टीप डिस्काउंट। क्यों? वेस्टर्न सैंक्शन स्टिल अलाउ मेनी कंट्रीज टू बाई रशियन ऑयल, जिसमें कि भारत और चाइना दोनों हैं। तो इस चीज़ में भारत को एक अलग से भारत और चाइना को छूट मिला हुआ है इस चीज़ में। तो ये सब बेसिकली इस बार जो मीटिंग हुआ इस तरह का निकल के आया। बाकी इसमें मेरे ख्याल से रशिया के साथ तो बस इतना ही चीज़ें हुई। उसके अलावा जो यूक्रेन से क्या हुआ, यूक्रेन को मतलब सपोर्ट की बात कही गई, यूक्रेन भी इम्पोर्टेंट है चूँकि, तो और इससे ज़्यादा और कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब कोई रेडिकल स्टेटमेंट यूक्रेन को लेकर के। तो ये है हमारा टॉपिक आज का। बाकी इसके बाद कुछ और नया होता है इसमें तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।